आईपीएल देखते हैं? और जब मैं क्रिकेट खेलता था तो फिरोजा कोटला किट उठा के पैदल जाना, और बस की टिकट का किराया होता था 15 पैसे, तो मैं वो खर्चे नहीं करता था कि कुछ खा लूँगा। कंगना कैसी लगती है? तो कभी लगा ऐसे कि काश इसके लिए मैं गा पाता? वो गाना है ना एक, कि तू मेरा पहला पहला प्यार है। सबसे बढ़िया पिक्चर कौन सी लगती है? गाइड के गाने हाँ, खूबसूरत हैं। याद है कोई? बहुत सारे। हो जाए? नहीं ठीक है, लेकिन मेरी जो पसंदीदा हीरोइन रही वो थी स्मिता पाटिल। उनसे नहीं मिल पाने का अफसोस मुझे आज। इटली जाना चाहते हैं? भेजना चाहते हैं? इटली नहीं, वो इस्तांबुल था वो जगह, इसलिए इटली मुझे जाना है। और इटली का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देता है कि किस तरह से देश को लूटने का काम उन्होंने किया है। जहाँ आपको मारा पीटा जाता हो, आपकी बहन बेटी को उठाया जाता हो, आपकी आंखों के सामने उनके साथ बदतमीजी की जाती हो, ऐसे काम किए जाते हो जो आप देख नहीं सकते हैं, तो आपका खून खोलता है। आपकी फैमिली पाकिस्तान से आई? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टालिन या एक्स फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पता नहीं कितने यहाँ चोर छुपे हुए हैं। 2024 में तीसरी बार वो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, और हमारा प्रोग्राम उससे आगे का है। हम 2047 की भी चिंता कर रहे हैं। 6 सांसदों के टिकट क्यों काट दिए दिल्ली से? कई चीज़ें हैं पार्टी गाइडलाइन में, शायद आप नहीं बोल पाएंगे। एक चीज़ और बताइए मुझे, ये जो आप नेता तोड़ते हैं इधर उधर से, मतलब कांग्रेस का तोड़ दिया, आम आदमी पार्टी का तोड़ दिया, देश भर में आप ये करते हैं, ये कैसे, क्या प्रोसेस रहता है? आपको लगता है तोड़ते हैं? मैं कुछ नाम लूँगा, बताइए। आपके मन में जो भी आए, कुछ भी आए, मतलब सोचना नहीं है, ऐसे सोचेंगे नहीं, आप जस्ट बोल देंगे। असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। मुझे मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। लेकिन मैं घड़ी देख रहा हूँ। क्या समय हो गया? अब 12:30 बज गए हैं, और मेरी पहली मीटिंग सुबह 7 बजे है। रात के बज गए जी, 12:30। चलिए, बहुत अच्छा रहा मुझे आपसे बात करके, और मुझे बहुत दिनों के बाद हंसने का भी मौका मिला है। थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी मज़ा आ गया आपसे बात करके, और आपने मुझे दोस्त बोला है, आप याद रखिए। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अब आप अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये बोलिए कि कहानी वाला को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का इस कहानी वाला एपिसोड मेरे लिए एक बहुत एंटरटेनिंग और बहुत ही यादगार रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप सब इसको देखें, इसको शेयर भी करें, और अगर आपको भी मौका मिले इनसे बात करने का तो ज़रूर आए, क्योंकि ये बातें अच्छी भी करते हैं, सुहानी भी करते हैं, और आपको फंसाने की कोशिश भी करते हैं। सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब भी कीजिए। और कुछ कहना है? दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, और आप हमारा शो देख रहे हैं कहानी वाला। आज मेरे साथ हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। उनसे आज कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कई किस्से और कहानियाँ, कई ऐसी बातें जो शायद कुछ लोगों को पता है और कुछ को नहीं पता है। सीधा उनके पास चलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आगे यहाँ? अच्छा लग रहा है, और जितनी सुकून से आप बातें कर रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ, कि कौन से किस्से और कौन सी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं, तो स्वागत करता हूँ। मैं तो कुछ भी सुन लेना चाहता हूँ, लाइक जो किसी को नहीं पता है वो आप सुना दें। क्या सुनाए? कोई ऐसी बात सुना दे जो आज तक आपने शायद किसी को नहीं बताई। कोई कॉलेज की ऐसी बात जो बस दिल में रह गई हो, कोई ऐसा अरमान जो बस जगा हो और फिर बयां ना हो पाया हो। नहीं, ऐसी कई ख्वाहिशें हैं जो ख्वाहिशें ही रह गई, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने किसी को नहीं बताई हो, क्योंकि खुली किताब है जीवन की, और अक्सर अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ये चर्चाएं की हैं, और जो स्ट्रगल की है तो वो दोस्तों के साथ ही की है। कई चीज़ें रह गई हैं जो करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि छुपाने की कोई कोशिश की हो कभी। कौन सी चीज़ें रह गई हैं? मैं एक अच्छी क्रिकेट खेलता था, और जब मैं अच्छी का मतलब कह रहा हूँ तो अच्छी क्रिकेट खेलता था, लेकिन उस समय परिवार की हालत ऐसी थी, या कुछ समय कह सकते हैं कि चाहकर भी उसको मैं अपना कैरियर नहीं बना पाया। वो एक अफसोस है।
क्रिकेट नहीं खेल पाए? नहीं, क्रिकेट खेला मैंने बहुत। मैं मतलब जहाँ तक जाना चाहते थे? डिवीज़न ए लीग तक खेला, लेकिन उससे आगे भी खेल सकता था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ रहीं कि जो उसको हम नहीं कर पाए। कौन सा क्रिकेटर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आज के युग का? तो अब ये आज का क्रिकेट तो इनोवेटिव क्रिकेट है। हम जो क्रिकेट खेलते थे वो क्लासिकल क्रिकेट होता था, और मुझे ध्यान है कि जब हम प्रैक्टिस करते थे और हमारे कोच हमको ड्राइव खेलने के लिए बताते थे, तो अगर ज़मीन से हवा में इतनी भी बॉल चली जाती थी तो हमें पनिशमेंट मिलती थी। हमने वो क्रिकेट भी खेली, या फिर वो क्रिकेट भी खेली कि कवर में 6 कैसे मारना है, या फ्लिक करके 6 कैसे मारना है। तो लेकिन ठीक है, आज की क्रिकेट में IPL आने के बाद मुझे लगता है, और T20 आने के बाद बहुत बदल गया है। पहले क्रिकेट धैर्य का और पेशेंस का खेल था, अभी एंटरटेनमेंट हो गया। फिर भी कोई एक ऐसा प्लेयर जो पसंद आता है खेलता हुआ देखते हो? सुनील गावस्कर मेरे फेवरेट रहे हैं ऑल टाइम। बॉलिंग में मैं करसन घावरी को बहुत पसंद करता था, लेफ्ट हैंड बॉलर थे। और स्पिनर में मैं आज तक नहीं समझ पाया कि चंद्रशेखर कब बॉल को घुमा देते थे, उनको मैंने बहुत क्लोजली देखा है। बाद में सचिन तेंदुलकर ने, निस्संदेह वो आज भी हीरो हैं, और बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है। और मुझे लगता है कि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। आज के क्रिकेटर भी अच्छा खेल रहे हैं समय के हिसाब से। आज कोई ऐसा पसंद नहीं आता है कि जो आज के अब समय भी नहीं मिल पाता है, देख नहीं पाते हैं? हाँ, समय नहीं मिल पाता है। लेकिन क्रिकेट चल रहा हो तो इंटरेस्ट जरूर रहता है कि किसने कितना स्कोर किया, कितने कितना किया, वो इतना सब देखते हैं। आखिरी मैच कौन सा देखा था? स्टेडियम में तो याद नहीं है कौन सा देखा, और टीवी पे अभी भी अगर संभव हो कोई पुराना मैच चल रहा हो, जैसे मुझे ध्यान है 83 का एशिया कप, इंडिया पाकिस्तान का मैच, जिसमें इंडिया ने 125 रन बनाए थे और पाकिस्तान को रोक दिया था। वो बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, कभी भी दिखता है तो उसको देखने का मन करता है। ऐसे ही 83 का वर्ल्ड कप, उसको देखने का मन करता है। 83 के वर्ल्ड के बाद एक ऑस्ट्रेलिया में एक डे एंड नाइट सीरीज़ हुई थी, जिसमें सुनील गावस्कर कैप्टन थे। वो सीरीज़ भी इंडिया जीता था, जिसमें रवि शास्त्री को ऑडी वगैरह मिली थी। तो वो सीरीज़ देखने को अच्छा लगता है। तो कई ऐसे मैचेस हैं, जैसे चेन्नई का जो मैच था जो टाई हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो पुराने मैचेस देखने में आज भी मज़ा आता है। IPL देखते हैं? कभी कभी, मतलब ऐसा कोई शौक नहीं है। आज का क्रिकेट आपको पसंद नहीं है? ये जो मैंने कहा ये एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट नहीं है, मुझे नहीं दिखता उसमें। कोई और भी सज्जेबाजी, कोई कॉलेज की ऐसी बात बताइए ना। क्रिकेट तो सब जानते हैं कि आप क्रिकेट खेलते थे, कवर के ऊपर से मैं थिएटर भी करता था कॉलेज के ऊपर से मारते थे। कॉलेज के दिनों में थिएटर करता था, और एक अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट भी था, माइम करता था। और उसमें भी मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में या बिट्स पिलानी में यूथ फेस्टिवल होता था, काफ़ी प्राइजेस जीते हैं। तो उस समय भी एक गलत सहमी दिमाग में आई कि हम एक अच्छा कलाकार हो सकते हैं, लेकिन समय रहते वो दूर हो गई, तो समझ में आ गया कि वो विधा एकदम अलग है। कॉलेज में लाइक ऐसे होता है ना कि ऐसे दोस्त होते हैं, ग्रुप होता है एक 4-5 लड़कों का, 4-5 लड़कियों का, सब एक साथ रहते हैं। वो ग्रुप हमारा कॉलेज में था, आज भी है। हम लोग आज भी मिलते हैं, आज भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आज भी हम अपनी चीज़ें आपस में डिस्कस करते हैं। और आज जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ तो वो मेरे अच्छे आलोचक भी हैं और मुझे मेरी कमियाँ भी बताते हैं। तो लगातार हम आज भी संपर्क में, एक हमारा 10-12 का एक अच्छा ग्रुप आज भी है। कभी ऐसे हुआ कि कॉलेज में किसी के लिए गाना गाने का मन किया हो? म्यूज़िक मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है आज भी। तो पुराने गाने सुनना, गुनगुनाना, और उसकी गाने के बारे में अच्छे से जानकारी रखना, उसके लिरिक्स किसने लिखे हैं, म्यूज़िक किसका था, आवाज़ किसकी थी, ये शौक़ है मुझे। तो कॉलेज में तो ये शौक़ अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन ये शौक़ आज भी है। तो कभी लगा ऐसे कि काश इसके लिए मैं गा पाता? वो गाना है ना एक, कि तू मेरा पहला पहला प्यार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि म्यूज़िक का मुझे शौक़ है, और अच्छे गाने सुनना, अच्छे संगीत को सुनना, कहीं भी हो, किसी भी भाषा में हो। मुझे ध्यान है कि मैं शायद उस समय स्कूल में था,
नायकन पिक्चर लगी थी, और जब मैंने उसका रिव्यू न्यूज़पेपर में पढ़ा तो तमिल में थी वो पिक्चर, लेकिन मुझे बताया गया कि उस पिक्चर में बहुत अच्छा है और उस पिक्चर को देखना चाहिए। तो रीगल थिएटर पे वो पिक्चर देखने गया मैं सबटाइटल्स के साथ। तो भाषा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर चीज़ अच्छी है तो मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। सबसे बढ़िया पिक्चर कौन सी लगती है आपको? सबसे बढ़िया मेरे को गाइड लगती है, देवानंद। देवानंद जी, उस पिक्चर को हम कितनी बार भी देखें, मुझे हर बार उसमें कुछ ना कुछ नया मिलता है उस पिक्चर को देखने में। उसी तरह से गुरुदत्त की प्यासा अपने आप में क्लासिक पिक्चर है। गाइड के गाने हाँ, खूबसूरत हैं। याद है कोई? बहुत सारे। हो जाए। नहीं ठीक है, लेकिन एक्टर कौन सा सबसे बढ़िया लगता है? बहुत लंबी फहरिस्त है। कोई एक जो सबसे बढ़िया? संजीव कुमार। क्या बढ़िया लगता है? संजीव कुमार कभी लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, स्वाभाविक लगते थे। और कलाकार जिसे कहते हैं ना, आप उनको देखिए कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके हेयर स्टाइल, कहीं से भी वो हीरो नहीं लगते थे, लेकिन बहुत उम्दा कलाकार, बहुत ही उम्दा। और देवानंद का मैंने जिक्र किया, उसी तरह से पुरानी पिक्चर में जाएंगे तो मोतीलाल का जवाब नहीं था। मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं जानते। उसके बाद अगर हम अपने कॉलेज इराज में आ जाएं तो अमिताभ बच्चन सबके ही फेवरेट, आज भी हमारे फेवरेट हैं। फिर मुझे लगता है कि नसीरुद्दीन शाह ने बहुत अच्छा काम किया है कुछ पिक्चरों में, ओम पुरी ने बहुत अच्छा काम किया है, अमरीश पुरी बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। किसी पिक्चर का कोई डायलॉग याद है? बहुत सारी पिक्चरों के याद है, कोई एक दो? और वो उसके लिए वो फीलिंग चाहिए जो अभी नहीं आ रही है। चलिए फील लीजिए। नहीं मैं बता रहा हूँ। पहले 1 मिनट बस फील करते हैं। जैसे मुझे ध्यान है, जब अर्ध सत्य रिलीज हुई तो ओम पुरी और सदाशिव के जो डायलॉग थे वो मेरे हमेशा ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं। तो मैं जब मिमिक्री करता था तो मैं करता था, लेकिन एक कसक आज भी है जीवन में। मेरी जो पसंदीदा हीरोइन रही वो थी स्मिता पाटिल। उनसे नहीं मिल पाने का अफसोस मुझे आज भी है। अच्छा, मिल पाते तो आप क्या कहते हैं उन्हें? मैं यकीनन उनकी आंखों की तारीफ करता, उनके अभिनय की तारीफ करता। और भी कुछ? उनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। मिलके उनको ये सब बोलते हैं? बिल्कुल बोलता। और भी कोई ऐसी बात? नहीं, अच्छी कलाकार है, मैंने बताया स्मिता पाटिल बहुत अच्छी कलाकार। कोई डायलॉग नहीं सुना है आपने? वो ठीक है, लेकिन मेरा शौक़ रहा है पिक्चर देखना, और अभी जब मैं वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर मेरा काम है तो नहीं देख पाता हूँ। इनफैक्ट तब से मैंने आज तक कोई एक पिक्चर पूरी नहीं देखी है। कई पिक्चरों के इनॉग्रेट करने का मुझे अवसर मिला है, लेकिन उससे पहले तक जब भी मुझे अवसर मिलता था। आखिरी कौन सी पिक्चर देखी थी? थिएटर पे मैं पूरी पिक्चर नहीं देख पाया हूँ आखिर में कोई भी। धारा 370 आधी देख पाया हूँ, लास्ट जो मुझे ध्यान है। केरल फाइल भी 25-30% देख पाया हूँ, और तेजस थोड़ी सी देखी है, लेकिन पूरी पिक्चर मैंने लास्ट कौन सी देखी थी तो मुझे याद नहीं। कंगना कैसी लगती है आपको? जैसे बाकी फिल्म स्टार है वो भी हैं, फिल्म स्टार हैं, अच्छा काम करते हैं। अब तो आपकी पार्टी में भी है। हाँ, तो पार्टी में आई हैं और पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़े मार्जिन से वो मंडी से जीतने वाली है। आप मिले उनसे? नहीं, मेरा मिलना कभी नहीं हुआ। हाँ, कभी मिलेंगे तो उनसे कैसा रिएक्शन रहेगा? अब मेरी पार्टी की साथी हैं, हमारी कुलीग हैं, हम तो उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि वो जीतें और मंडी और हिमाचल के लिए अच्छा काम करें। हेमा मालिनी भी है आपकी पार्टी में? बिल्कुल, हेमा मालिनी से मेरा मिलना हुआ है। आपके टाइम में तो उनका जलवा था काफी। वो अच्छी सांसद भी हैं, अच्छा काम करती हैं क्षेत्र में। मैंने वृंदावन में विकास होते हुए देखा है, मथुरा में, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका हेमा जी की है। उनकी भी कोई ऐसी चीज याद है आपको पर्दे पे? हेमा जी की पिक्चर देखिए आप, किनारा, बहुत खूबसूरत पिक्चर है। हेमा जी की पिक्चर सीता और गीता बहुत खूबसूरत है। अगर ऐसे कलाकार में बात करूं, स्मृति जी भी आई हैं उसी इंडस्ट्री से। स्मृति जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है।
2004 में जब वो चांदनी चौक से चुनाव लड़ रही थी, तो मैं उस समय चांदनी चौक जिले का उपाध्यक्ष था, और उस पूरे चुनाव में मैंने उनके साथ काम किया है। बहुत हम्बल और बहुत विनम्र और बहुत अच्छी वक्ता तब भी थी और आज भी हैं। कुछ उनके बारे में? बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं जनता के साथ, चांदनी चौक में मैंने देखा, और बहुत जल्दी अपने लोगों को अपना बनाने का हुनर उनके पास है, और अपनी क्वालिटीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है। बाद में संगठन में आके जब वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रहीं, उसके बाद केंद्र में मंत्री भी हैं, और लगातार हम देखते हैं कि आज भी स्मृति जी बहुत अच्छा बोलती हैं, एक अच्छे ओरिएटर हैं, और हम तब उनको फॉलो करते हैं। काफ़ी फोटोजेनिक हैं और अट्रैक्टिव भी हैं, अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, लाइक लीडर एंड फिल्मों में जो लोग काम करते हैं उनमें ये गुण अपने आप आ जाता है। और स्मृति जी तो जब तुलसी के माध्यम से हर घर की लोकप्रिय अभिनेत्री रही हैं, तो ये गुण होना तो स्वाभाविक है। आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं, ये कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है पार्टी के लिए? ऐसा नहीं है जी। हर वो व्यक्ति जो समाज में कुछ योगदान देना चाहता है और जो समाज में अपनी फील्ड में अपनी जगह बनाता है, उसके बाद अगर वो राजनीति में आता है तो वो इसलिए आता है कि वो अपना एक मुकाम हासिल कर चुका है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं नहीं होती, लेकिन फिर उससे लगता है कि मुझे समाज में भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो अगर वो समाज में आके राजनीति में आके कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। आपके खाने के बारे में काफ़ी सुना है मैंने। मुझे खाने बनाने का बहुत शौक है और खाना खिलाने का बहुत शौक है। बनाना भी आता है? जी। क्या बढ़िया क्या बनाते हैं? मैं सब कुछ अच्छा बना लेता हूँ। सबसे बढ़िया क्या? नहीं ऐसा नहीं, मैं कुछ भी अच्छा बना लेता हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ फर्क नहीं लगता। जैसे मैं दाल अच्छी बना लेता हूँ। हाँ, तो आप सबसे बढ़िया क्या बना लेते हैं? मेरी बेटी मुझे कहती है कि मैं अंडे भी बहुत अच्छे बनाता हूँ। हाँ, तो उनको वो खाने का शौक है तो मैं उनको खिलाता हूँ। कैसे बनाते हैं? क्या वो अलग अलग तरीके से हैं। थोड़ा बताइए। नहीं वो बना देते हैं, लेकिन मटर की सब्जी मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं मटर बहुत शौक से खाता हूँ। खाली मटर? हाँ। और कैसे, सूखे बनते हैं या फिर? नहीं, वो थोड़ा ग्रेवी वाले बनते हैं। टोमेटो यूज़ होता है उसमें। क्या क्या डालते हैं उसमें? उसमें फ्राई करना पड़ता है, मसाला क्रिएट करना पड़ता है, प्याज टमाटर का। अच्छा, ठीक है। उसके साथ साथ फिर मसाले डालने पड़ते हैं, उसको भूनना पड़ता है। उसके साथ फिर मटर उबाल के उसमें डालने पड़ते हैं। फिर मटर के साथ उसका जो रसे हल्का रसा होता है, मतलब पूरा नहीं, उसको खाने का मज़ा अलग है। ये कैसे सीखा या फिर कोई? नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, और मैं 5 भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ। मेरी बहन सबसे बड़ी थी, तो मैंने घर के सारे काम सीखे। आखिरी बार कब कुछ बनाया था? अभी जब से इस पद पर हूँ तब से तो समय नहीं मिला, उससे पहले बनाया था। मतलब पिछले 1-1.5 साल से कुछ हाँ, ऐसा कुछ नहीं नहीं बनाया? बनाया। पुरानी दिल्ली के बारे में बहुत कुछ बताते हैं लोग कि उधर के खाने, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं एक एक गली। पुरानी दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है, और वहाँ की गलियों में, उन कूचों में मेरा बचपन बीता है, और आज भी वो महक महसूस करता हूँ मैं। और पुरानी दिल्ली की जो रिवायत है वो अपने आप में बहुत अनूठी है। हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन हमने उस तहजीब को महसूस किया है। वहाँ कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैंने बचपन में नहीं देखा है। साथ में खेलना, साथ में खाना, और साथ में मस्जिदों की सीढ़ियों पे भी बैठ के खेलना, गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकना, मंदिरों में जाके पूजा करना, ये सब काम हम लोगों ने साथ में किए हैं। क्रिकेट भी साथ खेला है, गली में उस समय अंडे की बॉल आती थी, उससे भी खेला है। तो बहुत ज़ोर से लगती थी वो। हाँ, लेकिन और क्योंकि पुरानी दिल्ली जाने का मतलब है कि आपको अगर खाना और लजीज खाना देखना है, तो पुरानी दिल्ली में हर 2 घंटे के बाद डिश बदल जाती है। अगर आप 6 बजे कुछ खा रहे हैं तो 8 बजे आपको उसके अलावा कुछ मिलेगा, 10 बजे कुछ और मिलेगा। तो पुरानी दिल्ली एक तरह से खाने का जो एक भंडार सा है, और उसमें आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतनी चीज़ें उसमें मिलेंगी आपको। थोड़ा सा बताइए ना, कौन सी चीज़ कहीं से अगर किसी को खाना, आप क्या खाना पसंद करते हैं? मेरा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं रहता। अगर आपको दाल पसंद है तो फिर हौस काजी पे शाकाहारी रेस्टोरेंट जाइए, उसकी उड़द की दाल बेहतरीन है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। हम दाल मखनी, दाल तड़का ये सब देखते हैं, पंचरत्नी दाल देखते हैं, लेकिन उड़द की दाल और बेहतरीन ढंग से बनी आपको शाकाहारी में मिलेगी। और जो वो दाल के साथ
लाल मिर्च भरी हुई मसाले के साथ देंगे, बारीक अदरक देंगे कटी हुई, सिरके वाले प्याज देंगे, उसका आनंद अलग आता है। साथ में वो मिस्सी रोटी देते हैं आपको खाने के लिए, वो है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो लोटन के छोले को मिस नहीं करना चाहिए। लगभग 125 साल हो गए उस फैमिली को छोले खिलाते हुए, और मुझे भी काफ़ी साल हो गए खाते हुए, लेकिन और मैं आज भी खाता हूँ। लेकिन उनके छोलों की तासीर अलग है, उसका सूप अलग है। आप अगर चांदनी चौक में हैं तो आपने अगर कांजी वड़ा नहीं लिया तो आपने बहुत चीज़ें मिस की हैं। नटराज का दही बल्ला नहीं खाया तो वो मिस किया है। गोल हट्टी पे जाकर अगर आपने कुल्हड़ में चावल नहीं खाए हैं, छोले चावल पालक, तो वो आपने मिस किया है। इसके साथ दरीबे की जलेबी हम सब सुनते ही हैं, महालक्ष्मी की बेडमी है, रेवाड़ी वाले की बेडमी है, शाम स्वीट की पाइनएप्पल बर्फ़ी है, बेडमी सब्जी उसकी भी अच्छी है, साथ में कचालू की चटनी है। और एक जंग बहादुर है परांठे वाली गली के अंदर जाके, उसकी कचौड़ी बहुत शानदार है, वो 11 बजे के बाद मिलती है, स्पाइसी है। ऐसे सीताराम बाज़ार में एक बनारसी की कचौड़ी है, जो हम किसी ज़माने में खाते थे तो वो शायद 10 पैसे की एक हुआ करती थी या 15 पैसे की एक, आज पता नहीं कितने की है, लेकिन उसका सब्जी का स्वाद आज भी वैसा ही है। ऐसे ही गोलगप्पे कहाँ के मशहूर हैं, तो वो अलग अलग जगह चांदनी चौक में सबका स्वाद अलग अलग है। आज मैं देखता हूँ कई जगह 4-5 पानी तो पड़े होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि दिखावा मात्र होता है। गोलगप्पे का सही स्वाद आपको पुरानी दिल्ली में मिलेगा। और गोलगप्पे जो बनते हैं वो हिम्मतगढ़ के पीछे एक गली का नाम भूल रहा हूँ मैं, वहाँ गोलगप्पे और पापड़ बनाए के बहुत सारे लोग हैं, बड़ी सारी माताएं बहनें जो घर में बनाती हैं, वो बनते हुए देखना अपने आप में बहुत सुखद लगता है। आपकी फैमिली पाकिस्तान से आई? मेरे माता पिता जब शादी नहीं हुई थी, दोनों अलग अलग परिवारों के थे, लेकिन 47 का जो बंटवारा हुआ उसमें दोनों परिवार हिंदुस्तान जब आए तो पिताजी का परिवार अम्बाला में आके रुका, बाद में दिल्ली शिफ्ट हुए, और माताजी का परिवार करनाल में हरियाणा में शिफ्ट हुआ, वो भी बाद में दिल्ली शिफ्ट हुए, और फिर दिल्ली अपना घर बना। कुछ चीज़ें ऐसी बताइए आपको कभी कि आज भी हमारी माँ और पिताजी उसका जिक्र करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। मेरा पिताजी, आज हम मयूर विहार में रहते हैं, बताते हैं हमें कि जितना बड़ा तुम हमें पार्क में घुमाने ले जाते हो, इतने बड़ा तो मेरे घर का आंगन होता था। और उस समय हिंदुस्तान के जो रहनुमा थे, कांग्रेस के जो सरमाएदार जो सरकार चलाते थे, उनकी बातों पर आकर हमने अपना घर छोड़ा, और कनस्तर में वो अपनी सारी संपत्ति छोड़कर आए थे, लेकिन आज भी उनको ये टीस है कि वो दोबारा जा नहीं पाए हैं। मुझे भी दुख है कि मैं उनको उनका पुश्तैनी घर नहीं दिखा पाया हूँ। आप भारत के अलावा भी बाहर गए हैं स्पोर्ट्स के थ्रू? जी। कौन से देश आप गए थे? मेरा कई देशों में जाना हुआ है। कौन कौन से देश? मैं रियो और टोक्यो ओलंपिक में भी था। इसके अलावा मैं थाईलैंड गया हूँ, ईरान गया हूँ, चाइना गया हूँ, कोरिया गया हूँ, डेनमार्क गया हूँ, पोलैंड गया हूँ, तुर्की गया हूँ। इटली जाना चाहते हैं? भेजना चाहते हैं? इटली नहीं, वो इस्तांबुल था वो जगह, इसलिए इटली मुझे ध्यान है। और इटली का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देता है कि किस तरह से देश को लूटने का काम उन्होंने किया है। तो वो स्पोर्ट्स के लिए जाना हुआ है मेरा, और मुझे खुशी है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से मुझे बाकी देशों का कल्चर और उनकी संस्कृति देखने का अवसर मिला है। जब आप जुड़े आर्चरी में तो आपने भी सीखा? फिर आर्चरी से मैं जुड़ा अचानक। मैं धन्यवाद करता हूँ विजय कुमार मल्होत्रा जी का, जिन्होंने मुझे आर्चरी से जोड़ा। वो हमारे प्रेसिडेंट थे, और आज भी मेरी लगातार उनसे बात होती है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने मुझे आर्चरी से जोड़ा, और 2011 के बाद हमने आर्चरी शुरू की। मुझे ध्यान है कि एक टूर्नामेंट में हम लोग विदेश में थे, तो लगातार वहाँ पर देखा कि प्लेयर्स जब खेलने चले गए तो बाद में सारे टीम मैनेजर्स को कहा गया कि ये शूटिंग करते हैं। 3 या 4 लोगों में एक मैं भी था जिसको शूटिंग आर्चरी नहीं आती थी। उस समय मुझे लगा कि जिस गेम को लेकर हम प्रमोट कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, और हमें उसका बेसिक नहीं पता, तो ये ठीक नहीं है। उसके बाद फिर हमने दिल्ली में आकर 6 महीने लगातार प्रैक्टिस की, और फिर आर्चरी को सीखा, बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। तो आज भी आर्चरी कर लेता हूँ। कैसा
रहा? आपको क्या लगता है कि वो आपकी लाइफ का किस तरह का मोमेंट एक रहा? किस तरह से वो आप थे? जबरदस्त मोमेंट था आर्चरी का। और मेरे को लगता है कि उसके बाद से डिसिप्लिन बहुत आया लाइफ में, पेशेंस बहुत आई आर्चरी सीखने के बाद। और खेल को हम किस तरह से बच्चों के जीवन में बदलाव का माध्यम बना सकते हैं, ये मैंने आर्चरी में देखा। हमारे पास 10 बच्चे बहुत सारे सीखने आते हैं, आज भी आते हैं। लगभग 10 बच्चों पे हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जो पढ़ाई में बहुत एवरेज या लो एवरेज थे और बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। लगातार 3 साल फोकस करके उन बच्चों ने आर्चरी सीखी। और मुझे खुशी इस बात की है कि 3 साल बाद जब वो पढ़ाई में पढ़ रहे थे बिना किसी ट्यूशन के, उन सबके नंबर 80% अबव आए। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ में आया, कंसंट्रेशन लाइफ में आई, एकाग्रता जीवन का माध्यम बनी। तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन कोई भी हो, कोई भी खेल हो, लेकिन हर बच्चे को वो किसी न किसी खेल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से जितने भी अभिभावक हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि हम पढ़ाई का अनड्यू प्रेशर बच्चों पर ना डालें। बच्चा जो सीखना चाहता है उसको सीखने की लिबर्टी उसको देनी चाहिए। आप पाकिस्तान से आई फैमिली से आप हैं? मैं आपको यहाँ ठीक करता हूँ, हम हिंदुस्तान में थे। हम हिंदुस्तान में थे। यहाँ जो देश में सरमाएदार बैठे थे उनकी गलती के कारण वो जगह पाकिस्तान कहलाई गई। हम पाकिस्तान से नहीं हैं, हम हिंदुस्तान से यहाँ आए थे। बिल्कुल, ये बहस का एक काफ़ी बड़ा विषय है और इस पे हो सकती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान से आए हुए कुछ लोग जो दिल्ली में काफ़ी, मेरा आज भी उनसे मिलना होता है। कैसा महसूस करते हैं जब उनसे आप मिलते हैं? मैं आज भी मिलता हूँ और मैं उनके दर्द को समझता हूँ। 6 बस्तियाँ ऐसी हैं दिल्ली में जहाँ लगातार मिलना होता है। और कल जब दिल्ली के 14 लोगों को नागरिकता दी गई, उसमें आज मेरी बात हुई, पंजू राम से बात हुई, शीतल जिसको नागरिकता मिली उनसे बात हुई। ऐसे 4 लोगों से मेरी बात हुई जो मजनू कटीला में रहते हैं, आदर्श नगर रहते हैं, रोहिणी में रहते हैं, उधर साउथ में भाटी में रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बात करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आप अल्पसंख्यक हो जाते हैं और जहाँ आपको मारा पीटा जाता हो, आपकी बहन बेटी को उठाया जाता हो, आपकी आंखों के सामने उनके साथ बदतमीजी की जाती हो, ऐसे काम किए जाते हो जो आप देख नहीं सकते हैं, तो आपका खून खोलता है। तो ऐसे लोगों के बीच में जाके उनको हिम्मत देना, उनके साथ खड़े होना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय प्रधानमंत्री का कि वो CA लेकर आए और ऐसे जितने भी, चाहे वो सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं या हिंदू हैं, अलग अलग देशों में जो माइनॉरिटीज़ में हैं, अगर हिंदुस्तान उनका घर नहीं बनेगा तो फिर कौन जगह उनका घर बनेगी। तो इसका स्वागत करना चाहिए और मैं तो इस जो नागरिकता मिली उसका स्वागत करता हूँ। कभी लगा था कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे? ज़िंदगी में नहीं सोचा था और आज भी नहीं लगता। मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। नगर निगम का चुनाव दिल्ली में ख़त्म हुआ था और हम तो छुट्टी पे निकले थे 3 या 4 दिन की, और एक दिन में वो छुट्टी समाप्त हुई और हमें बुला लिया गया। मैं तो जंगल में वाइल्ड उसमें सफारी में घूम रहा था, फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। अचानक जब घंटियाँ बजी कि आपको दिल्ली आना है, तब तक नहीं पता था क्या हुआ है। दिल्ली आके अगले दिन बताया गया कि आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड था। जब तक आज भी बीजेपी का कार्य करता हूँ, लेकिन बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, जीवन में कभी नहीं सोचा था कि पार्टी इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक छोटे से व्यक्ति को देगी। और ये कमाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है और कहीं संभव ही नहीं। आप तो मशगूल थे अपने निकॉन के कैमरा से फोटोग्राफी करने? जी, मैंने बताया कि मैं उस समय रणथंभौर में था और फोटोग्राफी मेरा शौक़ है। मैंने बताया कि मुझे वाइल्ड फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है। 2017 में मैंने इसको शुरू किया था और मेरा पहला ही एक्सपीरियंस रणथंभौर का बहुत अच्छा था। मैंने लाइव किल देखा वहाँ पर अपने सामने। 40 मिनट लगे। नूरी एक टाइग्रेस थी, उसको सांभर को ख़त्म करने में, और वो जो साउंड इफ़ेक्ट था, वो जो फीलिंग थी, वो जो थ्रिल था, आज भी ऐसे हाथों में रोंगटे खड़े करता है। तो उसके बाद से फिर जंगल में हिंदुस्तान के जितने भी अच्छे सफारी सेंटर हैं सब में जाना हुआ, कोशिश करता हूँ। अब जब अध्यक्ष बन गया हूँ तो संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब तक ये काम नहीं था तो 1 साल में 3 या 4 बार मैं जरूर जाता था। फोटोग्राफी का शौक कब लगा आपको ऐसा कि? पहली बार फोटोग्राफी जब मेरा कॉलेज में था, मेरे एक दोस्त हैं अखिल बख्शी, आज भी अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फोटोग्राफर हैं,
वो हमारी फोटोग्राफ्स खींचते थे तो हम उनसे सीखने की कोशिश करते थे, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि कैमरे बहुत महंगे होते हैं। उसके बाद ऐसा कभी सोचा भी नहीं, लेकिन 2017 में जब मैंने पहली बार जब जंगल गया, तो पहली बार जो मुझे सीन देखने को मिले, उसके बाद से मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए। तो फिर मैंने अपने उस दोस्त की मदद ली, उनसे पूछ के मैंने कैमरे लिए। पहले एक लिया, फिर दूसरा लिया, और अभी कुछ महीने पहले एक तीसरा भी लिया है। उस पर अभी हाथ साफ करना बाकी है, लेकिन लगातार कोशिश करता हूँ कि टेक्नोलॉजी भी सीखें, फोटोग्राफी भी करें। और कुछ फोटोग्राफ मैंने खींचे हैं, वो मुझे बताते हैं कि मैंने अच्छी खींची है, बाकी देखेंगे क्या आता है। कोई ऐसे बना रखा है आपने कि हाँ इतने फोटो खींचने हैं, ऐसे ऐसे जगह जाना है फोटो खींचने? जंगल कोई भी हो मुझे मतलब अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि बर्ड्स की वाइल्ड फोटोग्राफी जितने भी है, मेरा गिर जाना हुआ, पेंच जाना हुआ, बांधवगढ़ में कई बार गया, कान्हा एक बार हुआ, रणथंभौर तो मैं कितनी बार गया हूँ, या जिम कॉर्बेट कितनी बार गया मुझे याद ही नहीं है। सरिस्का गया हूँ, और कबीनी एक अभी डेस्टिनेशन है जहाँ जाना है, वो चाहकर भी प्रोग्राम नहीं बन पाया, लेकिन उम्मीद करता हूँ 2024 में इसको भी पूरा करूँ। मुझे भी साथ लेके चलना। स्वागत है आपका। पक्का? मुझे तो अच्छा लगता है कि कोई मेरे साथ चले, मुझे हमेशा दोस्तों की कंपनी अच्छी लगती है। मैं चेप हो जाता हूँ, मैं चल दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका स्वागत करूँगा, क्योंकि मेरे में धैर्य बहुत है, और मैं अब इस सुविधा में हूँ जहाँ सुनना मेरी आदत बन चुकी है। कभी ऐसा हुआ कि आजकल जैसे पार्टियां होती हैं, लाइक अगर आप देखेंगे हिल स्टेशंस को ऐसा बनाया है कि वहाँ पे जाते हैं और बढ़िया से चिल मोमेंट में पार्टियां होती हैं, बोतल वोटल खुलती हैं, ठाए ठाए। मैं ऐसी पार्टियों में कभी गया नहीं हूँ, और मुझे ऐसा मौका भी नहीं मिला, और मैं चाहता भी नहीं। जिसको जंगल में फोटोग्राफी का शौक होगा, ऐसे लोगों को एकांत पसंद होता है, तो मैं वहाँ ज़्यादा खुश होता हूँ। कुछ होता है ना, लाइक कॉलेज टाइम में कभी हुआ? हमारे कॉलेज टाइम की तो ज़िंदगी, हमें तो आप यकीन मानिए कि उस समय एक कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए भी अगर हम कभी हफ्ते में एक दिन मिल जाता तो लगता था आज यही पार्टी है हमारी। तो आप तो जिस दुनिया की बात करें, उस दुनिया की कल्पना भी नहीं थी उस समय। ये सब नहीं था? नहीं, ये बताना नहीं चाहते हैं? नहीं था ही नहीं, मैंने बताया ईमानदारी से आपको। उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, और कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, और थोड़ा सा क्रिकेट खेलना, बीच में थिएटर करना, बस यही जीवन था। अब इतने चिल आदमी कैसे हैं? मतलब मैं जब आपके साथ बैठना था मुझे, है ना, मैं पहली बार ऐसे मैं कुछ हाथ में लेके बैठा हूँ, और मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बैठ। मैं किसी का इंटरव्यू ऐसे किया नहीं है कुछ लेके ऐसे, और आपसे हमने अभी ऑन कैमरा ऑन होने से पहले बात की 15-20 मिनट, और मैं चिल मूवमेंट में आ गया हूँ। मतलब ऐसे आगे जैसे वर्षों से मैं आपको जानता हूँ। तो ये आपका स्वभाव अच्छा है। आपका स्वभाव अच्छा नहीं, है। मैंने तो बड़ी ईमानदारी से बात की, जो मुझे लगता है बताना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि मेरा जीवन एक बड़ी खुली किताब की तरह है, जिसमें कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। मैंने अगर बचपन में स्ट्रगल किया, ये देखिए ये उंगली मेरी, ये प्रिंटिंग प्रेस पे जब हम काम करते थे 10-12 साल 13 साल की उम्र में, अपने भाइयों की मदद करते थे, तब ये उंगली प्रेस में आई। मेरे 5 भाइयों ने, 4 भाई जो मेरे बड़े, बहुत मेहनत की मुझे बड़ा करने में, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। स्कूल से सीधा जाके वो प्रेस पे काम करते थे, मैं घर से उनके लिए टिफ़िन लेके जाता था। फिर वो टिफ़िन क्योंकि एक होता था, आके उसके धोना और फिर उसको तैयार करना, क्योंकि फिर दूसरे भाई के लिए लेके जाना। तो हमने बहुत मतलब एक छोटे से कमरे में पुरानी दिल्ली में पूरा परिवार पल के निकला। 5 भाइयों ने पढ़ाई की, हमारी सिस्टर ने पढ़ाई की, फिर धीरे धीरे हम लोग अपने आप को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए। तो हम लोगों ने इतनी स्ट्रगल, साइकिल चलाना, 3 किलोमीटर मेरा स्कूल था बचपन में, पैदल जाना पैदल आना। और जब मैं क्रिकेट खेलता था तो फिरोजा कोटला किट उठा के पैदल जाना, और बस की टिकट का किराया होता था 15 पैसे, तो मैं वो खर्चे नहीं करता था कि कुछ खा लूँगा। तो जिस व्यक्ति ने इतना स्ट्रगल किया हो लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि ये आजकल की चीज़ें हमें प्रभावित कर पाएंगी। आपको अगर ऐसा कुछ समय मिले, कि वैसे तो मुझे नहीं लगता है मिलेगा, अभी लोकसभा चुनाव हैं, इसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव हैं, कि है 2-4-5 घंटे का समय, एकदम ठीक है, कुछ नहीं है, कोई फ़ोन नहीं बजेगा, फिर तुम क्या करना चाहेंगे उन 2-4-5? मैं फोटोग्राफी करना चाहूँगा। जा नहीं पाएंगे 5 घंटे में, कैसे वापस आएंगे? ओखला बर्ड सेंचुरी चला जाऊँगा। करेंगे फिर भी फोटोग्राफी? मुझे अच्छा लगता है।
या बहुत होगा तो किसी मंदिर में जाके आंख बंद करके बैठना चाहूँगा। कैसे मैनेज करते हैं? मैं देखता हूँ एक जिला अध्यक्ष भी कोई होता है। मैं 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ, एक बार चांदनी चौक का, एक बार मयूर का। वो भी बहुत बिजी रहता है जिला अध्यक्ष, और लाइक एक फ़ोन इधर से बजा, एक फ़ोन इधर से बजा। और आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश की कमान संभालनी, ऊपर से आम आदमी पार्टी का कोई तोड़ के लाना, कोई कांग्रेस का तोड़ के लाना, कोई इधर से, ये सब भी आपके सिर पे रहता होगा। तो ये कैसे मैनेज होता है ये हम सब? किसी को तोड़ के नहीं लाते हैं, और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम इस इरा में काम कर रहे हैं जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर मैंने पहले भी एक बार कहा है किसी इंटरव्यू में, आज फिर कहता हूँ, जो लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि भारत अब स्वर्णिम युग की तरफ जा रहा है और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और वो अपना पार्टिसिपेशन, अपना योगदान इसमें करना चाहते हैं, वो हर आदमी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करेगा ही। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, जो वहाँ के छल कपट भ्रष्टाचार से तंग आकर ये सोचते हैं कि हमें सही दिशा में काम करना, तो परिवार में आते हैं तो हम उनको स्वागत करते हैं। आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो आपने कहा कि कुछ रिफ्यूजी लोगों को काफ़ी खुशी होगी, और आपको कुछ लोगों ने फ़ोन भी किए। बहुत लोगों ने फ़ोन किए, अनगिनत लोगों ने फ़ोन किए, और दिल्ली में नहीं, दिल्ली से बाहर के लोगों ने भी फ़ोन किए। क्योंकि पाकिस्तान के उस समय 47 के बंटवारे में आए हुए लोग खाली दिल्ली में नहीं रुके, वो मध्य प्रदेश भी गए, वो महाराष्ट्र भी गए, वो बाकी जगह भी गए। पर आज भी कभी कभी जब हम अचानक फ़ोन आता है तो वो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन जब वो अपना बात करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि मैं पाकिस्तान में गुजरांवाला से हूँ, कोई कहता है मैं पेशावर से हूँ, कोई कहता है मैं कराची से हूँ, कोई कहता है मैं लाहौर से हूँ, तो मैं उनकी बातें सुनता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि कुछ तो अपनापन है हमारे खून में, जो हम एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं। आज से 1 साल पहले आपने कहा ये केजरीवाल अन्ना जी को धोखा दे दिया, कुमार विश्वास को धोखा दे दिया, और ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी धोखा दे देगा। और आतिशी और सौरभ भारद्वाज जस्ट नाम नहीं है, 24 की कैबिनेट में शामिल होगा, ये उन सबको धोखा देगा। जो भी इसका मंत्री बनेगा वो हर आदमी जेल जाएगा, और आप देखते रहिए केजरीवाल भी एक दिन जेल जाएगा, और आज केजरीवाल जमानत पर बाहर है। हर वो व्यक्ति जो दिल्ली को समझता है, अंततः है आप चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि कानून तो अपना काम करेगा। और अरविंद केजरीवाल को जितना मैंने समझा है, मुझे वो अरविंद भी याद है जब उन्होंने एक शुरू किया था कि हम एक कौन सा कुछ इन्होंने शुरू किया था आंदोलन की, शुरू की बात करूं 2012 की शायद बात होगी, तब वो मेरे घर आए थे कि आप हमारे साथ जुड़िए। तो मैंने उन्हें तभी मना किया था कि मैं जिस संघ परिवार की पृष्ठभूमि से आता हूं, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। तब भी मैंने उसके बारे में जो उस समय रीड किया था कि ये आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है। हमारी 15-20 मिनट की अकेले मुलाकात हुई थी, मेरे घर पर वो आए थे। तब भी मैंने रीड किया था कि ये आदमी सिर्फ अपने लिए जी रहा है, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। और मेरी तब की बात आज भी मैं कहता हूँ सच है, अरविंद केजरीवाल का मतलब स्वार्थ, स्वयं का लाभ, स्वयंभू, मैं सबसे बड़ा हूँ, इस अहंकार में वो रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति किसी का मित्र, किसी का दोस्त हो नहीं सकता। आज मैंने अगर पहले कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, अरविंद केजरीवाल ने उसको कवि जो हैं कुमार विश्वास उनको धोखा दिया, आशुतोष छोड़ के गए, योगेंद्र गए, प्रशांत भूषण गए, किरण बेदी गई, शाजिया इल्मी गई, लंबी फहरिस्त है, छोड़ के गए। और अभी राजकुमार आनंद उनके मंत्री छोड़ के गए, और सत्येंद्र जैन जेल में है ही, मनीष सिसोदिया जेल में है ही, अरविंद केजरीवाल भी जेल से बेल और बेल से जेल के चक्कर में है। सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी हो, अरविंद केजरीवाल अपने स्वार्थ के लिए किसी को नहीं छोड़ेंगे। स्वाति मालीवाल, ये लेटेस्ट है। स्वाति मालीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे अच्छी अरविंद केजरीवाल के दोस्तों में शुमार होती थी। और मैं जानता था जब स्वाति मालीवाल एक बार भूख हड़ताल पे भी बैठी, तो किस तरह से अरविंद केजरीवाल चिंता करते थे, वहाँ जाकर उनका संबल बनते थे,
वहाँ जाके उनका हौसला करते थे। आज वही स्वाति मालीवाल, वही बहन अपने मुख्यमंत्री के घर में जाती है, मुख्यमंत्री घर में मौजूद होता है और वहाँ उसकी पिटाई की जाती है, अभद्रता की जाती है। और जो मेरे को जानकारी मिली है अभी कि किस तरह से उनके व्यक्तिगत जो महिलाओं के साथ, जिनको हम एक तरह से मानते हैं कि व्यक्ति को एक मर्यादा का पालन करना चाहिए, उस मर्यादा का भी उस घर में उल्लंघन किया गया है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है, ये भी सोचना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल का करैक्टर मुझे क्या लगता है कि झूठ, धोखा और मक्कारी का करैक्टर है। ये पूरी आम आदमी पार्टी का करैक्टर है। लेकिन लगातार जिस तरह से आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल, सबसे भ्रष्ट, सबसे अनपढ़ आज तक का कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैंने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल का करैक्टर है झूठ, मक्कारी और धोखा, और एक ही झूठ को बार बार बोलना। जिस माननीय प्रधानमंत्री की बात वो करने की हिम्मत करते हैं, उस माननीय प्रधानमंत्री के कारण पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पे आई, 30वें स्थान पे हम जाने को तैयार बैठे हैं। आज भारत विश्व शक्ति के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में आंख से आंख मिला के बात करता है। आज मैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं स्पोर्ट्स में जाता हूँ, मैंने देखा है लोगों को कि जब पहले भारतीय पासपोर्ट दिया जाता था लोग कैसे देखते थे, और आज जब हमारी टीमें जाती हैं और जब इंडियन पासपोर्ट विदेश में रखा जाता है तो वहाँ से सामने से जवाब आता है, ओ मोदी। तो ये मोदी का जलवा है जो अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो कुंठा में जीने वाले आदमी है, निराशा में जीने वाले आदमी है। वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और मोदी इस देश के लिए जीते हैं। मैंने कुछ और उनके भाषण नोट किए हैं और जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं, मैं वो भी आपको कुछ बताता हूँ, उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़े चोर उचक्कों और डकैतों को भाजपा में शामिल किया, केजरीवाल जी कहते हैं। तो केजरीवाल तो अभी तक शामिल नहीं हुए, केजरीवाल तो अभी तक शामिल नहीं हुए, तो उनसे बड़ा चोर उचक्का कौन हो सकता है? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी देशवासियों को बेवकूफ मत समझो, बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि सारे चोर उचक्कों को अपनी पार्टी में शामिल कर सारे केस रफा दफा कर देते हैं। देश को संदेश देने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो तो समझ लीजिए चोर उचक्के भारी हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर केजरीवाल ने एक चीज और कही है, इंडिया गठबंधन से पूछते हैं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री पूछते हैं इंडिया गठबंधन से, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं भाजपा से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। 2024 में तीसरी बार वो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और हमारा प्रोग्राम उससे आगे का है। हम 2047 की भी चिंता कर रहे हैं। और जहाँ तक इंडी गठबंधन की बात है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टॉलिन या एक्स फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पता नहीं कितने यहाँ चोर छुपे हुए हैं, किस किस भेष में छुपे हुए हैं, ये एक नाम तय नहीं कर सकते। और इन सब नामों को छोड़ दें तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको ये याद ही नहीं रहता कि वो बोलते क्या हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री इस देश के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वर्णिम भारत के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन लीडर नामक एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है। उनको ऐसा लगता है हमारा एक ही मिशन है, मेरा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, और उस मिशन के लिए हर हिंदुस्तानी काम करेगा। वो कहते हैं केजरीवाल को जो गिरफ्तार करके इन्होंने एक संदेश दिया है कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं, कोई मामला नहीं होगा। मैं फिर कहता हूं केजरीवाल का मतलब झूठ, धोखा, मक्कारी। और अगर किसी भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करना, उसको सलाखों के पीछे डालना, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता करेगा। वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, स्टॉलिन हो, या कोई भी जो भ्रष्टाचार करेगा, या हेमंत सोरेन हो, जो भी देश का पैसा लूटेगा, जो भी जनता के साथ धोखा करेगा, जो भी चोरी करेगा, उसकी जगह सलाखों के पीछे है। वो कहते हैं, मैंने पिछले 20 घंटों में कई बड़े बड़े विशेषज्ञों से बात की है जो कहते हैं कि भाजपा की सरकार नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल अपने आप में सक्षम है। 21 सीटों पे लड़ने वाला एक प्राणी जो मुख्य प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता हो, आप समझ सकते हैं कि वो किस कुंठा और किस निराशा में जी रहा है। तो अरविंद केजरीवाल अगर सपने देखना चाहते हैं देखें, लेकिन हमें भी मालूम है कि 1 तारीख के बाद
उनका स्थान क्या होगा। आज की भाजपा में दिल्ली प्रदेश की बात करें और पहले की भाजपा में क्या फर्क नजर आता है आपको? वो मुझे लगता है एक चेंज आया है, और वो भाजपा में नहीं, वो एक पूरे सिस्टम में चेंज आया है। मेरे पहले प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केदारनाथ साहनी जी थे, और मैंने उनको पहली बार चूड़ीदार पजामा पहने हुए देखा, इसलिए मैं आज मुझे भी देखेंगे तो मैं मैक्सिमम चूड़ीदार पहनता हूँ। वो छवि मेरे दिमाग से उनकी निकलती नहीं है। तो आपका कोई ना कोई आइडियल बनता है। हमने खुराना जी को काम करते हुए देखा, हमने साहिब सिंह जी को काम करते हुए देखा, हमने मांगेराम जी को काम करते हुए देखा, हमने विजय गोयल जी को देखा, हमने हर्षवर्धन जी के साथ काम किया, हमने सतीश उपाध्याय के साथ काम किया, मनोज तिवारी के साथ काम किया, उसके बाद आदेश गुप्ता के साथ काम किया। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने समय पे पार्टी को बढ़ाने का काम किया है, आगे ले जाने का काम किया है। तो समय के साथ साथ चीज़ें परिवर्तित होती हैं। पहले कंप्यूटर नहीं होते थे, टाइपिस्ट होते थे, स्टेंसिल निकलते थे, फोटोकॉपी नहीं होती थी, तो वो हम ऐसे ऐसे हिला के प्रिंट निकालते थे। आज सब चीज़ें बदल रही हैं, तो जैसे जैसे युग बदल रहा है वैसे वैसे काम करने का तरीका बदल रहा है। लेकिन एक सोच जो नहीं बदल रही है वो है अपने देश के लिए काम करना, अपने समाज के लिए काम करना और ईमानदारी से काम करना। हमारे लिए हमारा देश पहले, उसके बाद दल, उसके बाद अपने बारे में सोचना। ये एक आइडियोलॉजी है जो हमें शुरू से सिखाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष किसी भी चुनाव की हार के बाद क्यों बदल दिए जाते हैं? इसमें आपको कुछ मैं बताऊंगा भी। मनोज तिवारी लोकसभा जीते, विधानसभा हारे। आदेश गुप्ता एमसीडी हारे। डॉक्टर हर्षवर्धन के समय में हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है हमें उनको नहीं हटाया था। इसी तरह से मदनलाल खुराना जी शायद दोबारा बने थे एक बार चुनाव हारने के बाद, 2002 या 2003 की बात है। ऐसा नहीं है कि चुनाव हारने के बाद हटाया जाता है। हमारे यहाँ 2 या 3 साल का कार्यकाल रहता है, और उस कार्यकाल के बाद उस कार्यकर्ता को कोई दूसरा काम दिया जाता है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी परंपरा है। यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को अपने बारे में ये गलतफहमी नहीं है कि वो किसी का गॉडफादर है या वो किसी स्थायित्व के लिए आया है। हम सब एक मिशन के लिए काम करते हैं, और उस मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन देने के बाद वो मिशन दूसरे हाथ में हवाले करके हम दूसरे काम में लग जाते हैं। अब आपके सामने भी लोकसभा का चुनाव है? हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, और दिल्ली की 7 सीटों पर हम कमल खिलाने जा रहे हैं। कोई पार्टी से ये कहा गया है कि लोकसभा और इसके बाद विधानसभा भी? विधानसभा 2025 में ड्यू है, जब चुनाव होगा तो उसकी चुनाव की तैयारी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारी विधानसभा की भी तैयारी है। 6 सांसदों के टिकट क्यों काट दिए दिल्ली से? आप जिसे काटना कह रहे हैं, मैं उसको फिर कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ स्थायित्व नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता को काम दिया जाता है। उनको काम दिया गया कि आपको चुनाव लड़ना है, सांसद के रूप में सेवा कीजिए। 10 साल उन्होंने बेहतरीन काम किया, जितने भी हमारे सांसद थे। अब उनको कहा गया कि आपको संगठन में काम करना है, तो जो लोग संगठन में काम कर रहे थे उनको वहाँ अवसर दिया गया। तो ये रोटेशन है जो नीचे और ऊपर, ऊपर से नीचे होता रहता है, और इसके लिए हर कार्यकर्ता तैयार रहता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ गए हैं दिल्ली में। 2019 का रिजल्ट उठाइए आप, उन दोनों के वोट जोड़ लीजिए। उस समय भी चांदनी चौक पे 2% का असर अगर हम छोड़ दें, बाकी सब सीटों पे हम उनसे 5 से 10% आ गए। तो इन भ्रष्टाचारियों के साथ आने से हमारी तैयारियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। एक चीज़ और बताइए मुझे, ये जो आप नेता तोड़ते हैं इधर उधर से, मतलब कांग्रेस का तोड़ दिया, आम आदमी पार्टी का तोड़ दिया, देश भर में आप ये करते हैं, ये कैसे, क्या प्रोसेस रहता है? आपको लगता है तोड़ते हैं या खुद आ जाते हैं? मैंने कहा ना कि जब, अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कांग्रेस की, अरविंदर सिंह लवली हमारी पार्टी में, जिस दिन से ये गठबंधन हुआ उस दिन से वो असहज महसूस कर रहे थे। वो अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कांग्रेस की मुख्यमंत्री के बारे में अपशब्द बोले, उनको चोर कहा, भ्रष्टाचारी कहा, और दुनिया भर की अनाप शनाप बातें उनके बारे में बोली, उस सरकार में अरविंदर सिंह लवली मंत्री थे। आज अरविंदर सिंह लवली अगर उस आदमी के साथ बैठकर उसके साथ गले लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वाभिमान भी चोटिल होता है। और ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की कि जब भी गठबंधन हुआ उस दिन से हम असहज महसूस कर रहे थे, और हमने अपने आला कमान को समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी का आला कमान खुद घुटने पर है। तो कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस में रुक के काम नहीं करेगा। और सोने पे सुहागा जिस तरह से कांग्रेस ने टिकट दिया,
जो आदमी देश के टुकड़े करने की बात करता हो, जो आदमी देश के आतंकवादी के साथ खड़ा होता हो, जो आदमी देश के उग्रवादी के मरने पे जाके मरहम पट्टी करता हो, ऐसे आदमी को कांग्रेस ने टिकट देकर ये बता दिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देशद्रोहियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी देशभक्त वहाँ रुकेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहेगा जो देश के लिए काम करती है, और वो एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आरोप तो आपकी पार्टी पर लगते हैं कि आप कहीं 10 करोड़ दे रहे हैं, राजनीति का दूसरा नाम आरोप है, और अगर आप आरोप से विचलित हो रहे हैं तो फिर आप राजनीति क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। जब आप समाज में अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी आलोचना भी करते हैं, तो उसको सहर्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए। हम सुनते हैं लेकिन हम अपने मिशन पे काम करते हैं। वही तो कहते हैं वो कि आपका मिशन ही तोड़ना होता है। हमारा मिशन है इस देश को विकसित भारत बनाना, 2047 का मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है, और उस मिशन के लिए हम लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। चश्मों का शौक है आपको? हाँ, अब तो पास की नज़र कमज़ोर है तो, लेकिन शौक है मुझे। कितने तरह के चश्मे रखते हैं आप? पहले गॉगल्स पहनता था, उसका एक अच्छी वैरायटी है मेरे पास, लेकिन अब नहीं पहन पाता हूँ क्योंकि, लेकिन ठीक है। ये कुर्ता पजामा ये सब सही लगता है पहनना? हाँ, कंफर्टेबल है, और अपनी हिंदुस्तानी ड्रेस पहनना तो हमेशा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं ऐसा जीन्स टी शर्ट पहनना? नहीं, वो अपने कॉलेज के दिनों में हमने भी पहना। मैं कुछ नाम लूँगा, बताइए। आपके मन में जो भी आए, कुछ भी आए, मतलब सोचना नहीं है, ऐसे सोचेंगे नहीं, आप जस्ट बोल देंगे। असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे नासमझ व्यक्ति हैं। ममता बनर्जी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए देश के भी दुश्मन के साथ हाथ मिला सकते हैं। नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं? अच्छे नहीं है, समझ गया, अच्छे आदमी है, मेरा खुद भी उनसे व्यक्तिगत मिलना हुआ है, बीच बीच में कुछ समस्या रहती है, लेकिन व्यक्ति अच्छे। लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट। योगी आदित्यनाथ शानदार। अमित शाह जानदार। नरेंद्र मोदी वो तो देव पुरुष है, मुझे लगता है कि इस सदी के युगांधर है नरेंद्र मोदी। अरविंद केजरीवाल झूठ, धोखा, मक्कारी, लूट, चोरी, भ्रष्टाचार, उसका एक नाम अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह सुरमई। आज प्रधानमंत्री ने कुछ इशारा किया था, मुझे लगा आप कहीं ऐसा बोल देंगे। मैंने जो कहा, जो मुझे लगा मैंने वो कहा, आपने कहा दिल से बोलिए। कुछ और ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप मुझे जो सबको जानना चाहिए? इतनी लंबी बातचीत में भी आपका एनर्जी लेवल कम नहीं हुआ, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। लेकिन मैं घड़ी देख रहा हूँ। क्या समय हो गया? अब 12:30 बज गए हैं, और मेरी पहली मीटिंग सुबह 7 बजे है। रात के बज गए जी 12:30। चलिए, बहुत अच्छा रहा मुझे आपसे बात करके, और मुझे बहुत दिनों के बाद हंसने का भी मौका मिला है। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अब आप अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये बोलिए कि कहानी वाला को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज का इस कहानी वाला एपिसोड मेरे लिए एक बहुत एंटरटेनिंग और बहुत ही यादगार रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप सब इसको देखें, इसको शेयर भी करें, और अगर आपको भी मौका मिले इनसे बात करने का तो ज़रूर आए, क्योंकि ये बातें अच्छी भी करते हैं, सुहानी भी करते हैं, और आपको हंसाने की कोशिश भी करते हैं। सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और कुछ कहना है? थैंक यू। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की जनता को कुछ कहना चाहेंगे कि अब चुनाव आ रहे हैं और काफ़ी गर्मी भी होगी? मेरी दिल्ली की जनता से सिर्फ एक ही अपील है कि 25 मई को अपने घर से निकलें, अकेले मत निकलें, अपने परिवार के साथ निकलें, अपने दोस्तों के साथ निकलें, अपने शुभचिंतकों के साथ निकलें, अपने रिश्तेदारों के साथ निकलें, और मतदान पे जाकर एक एक वोट डालें, और आपका एक एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक वोट गया तो दिल्ली के साथ साथ इस देश का भी विकास होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे काफ़ी मज़ा आ गया आपसे बात करके, और आपने मुझे दोस्त बोला है, आप याद रखिए। वैसे नहीं रखेंगे? नहीं, मैंने आपने जोड़ा इसलिए बताया। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।